नमस्कार दोस्तों, कोरोना में टॉक शो में आप सभी का मैं सचिन जोशी हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो कोरोना की एक स्थिति पूरे विश्व में छाई है और हमारे हिंदुस्तान में भी हर जगह छाई है, इस अवस्था में जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फिर सर्विस सेक्टर हो, इसकी स्थिति बहुत चरमरा गई है। और लॉकडाउन के होने से पहले भी 1-1.5 वर्षों से चाहे रियल एस्टेट हो, एमएसएमई हो या बैंकिंग सेक्टर हो, एनबीएफसी हो, ये सारे सेक्टर्स बहुत ही बुरी अवस्था में चल रहे थे। गवर्नमेंट उनको सर्वाइव करवाने के लिए काफी सारे स्टेप्स ले रही थी, लेकिन जैसे कहते हैं कि गरीबी में आटा गीला, तो उस स्थिति के अंदर ये कोरोना का जो इफेक्ट पड़ा है, ये बहुत ही एक क्रुशियल वे में जाएगा। तो इन सारे अर्थव्यवस्था के पॉइंट्स पे और आने वाले समय में क्या इंडस्ट्री, शेयर मार्केट और इनका क्या पर्सपेक्टिव रहेगा, इन विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ इस टॉक शो में बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन मुंबई से जुड़े हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर उमेश मेहता जी, जो कि सेमको ब्रोकरेज फर्म में एज अ रिसर्च हेड है। और सेमको ब्रोकरेज फर्म इंडियाज बेस्ट इक्विटी ब्रोकिंग हाउस है और काफी बार ये सीएनबीसी पर एज ए एक्सपर्ट अपना नॉलेज शेयर करने के लिए इनवाइट किए जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उमेश जी आज हमारे साथ इस टॉक शो में जुड़े हुए हैं। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सचिन, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस स्पेशल शो। देखिए, स्टॉक मार्केट में जो अभी पहले तो मार्केट गिरा, निफ्टी 11,500-12,000 से 7,500 आया और फिर एक वापस बाउंस बैक आया मार्केट में 9,900 के आसपास। तो लोगों को ऐसा लगता है कि अरे हम स्टॉक मार्केट में रह गए, मार्केट तो इतना ज्यादा बढ़ गया, 30% लेने जैसा है और वगैरह वगैरह। मगर दोस्तों, ये जो कोरोना वायरस का जो फॉल था वो तो हमने देखा कि 30-35% मार्केट नीचे आया और शायद धीरे धीरे अब संभलता भी दिखता है कि दवा निकल रही है, 3-4 महीने के बाद लोगों को विजिबिलिटी लगती है। मगर जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है उसका, वो अभी तक मार्केट ने डिस्काउंट नहीं किया है, क्योंकि वो इफेक्ट काफी ज्यादा आने वाला है। क्योंकि देखिए, दो चीज है, एक डिमांड साइड शॉक है। अभी ये डिमांड साइड शॉक मतलब क्या कि लोगों की इनकम ही नहीं है शायद, या उनको विजिबिलिटी नहीं लग रही है, या नुकसान हुआ है, या शायद नौकरी का खतरा है, तो डिमांड जनरेट नहीं होगी। और दूसरा है सप्लाई साइड शॉक जिसे हम कहते हैं, वो लिक्विडिटी जब नहीं रहती है सिस्टम में या लोगों पे विश्वास नहीं होता है, तो लोग पैसा लोन पे नहीं देते, ब्याज पे नहीं देते, पूरा फाइनेंशियल इंडस्ट्री सेक्टर एक ठप जैसा जाता है। तो ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो 2008-9 में हमने देखा, वो आया था और 50-55% वहां का, और भारत में भी इंडेक्स नीचे आया था और फिर वापस रिकवर किया। इस बार क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस है और प्लस हेल्थ क्राइसिस है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, बड़ा डेंजर है। और फाइनेंशियल क्राइसिस का इम्पैक्ट अभी तक पता नहीं चल रहा है कितना होगा, मगर होगा जरूर, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इस बार डिमांड साइड में परेशानी हुई है। जब 2008-9 में लोग काम पे तो जाते थे, लोगों का व्यवसाय तो चल ही रहा था, मगर इस बार व्यवसाय बंद हो गया, पूरा धंधा ठप हो गया है, नौकरियां नहीं है, लोगों की नौकरियां बंद हो रही है। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है और ये ऐसा लगता है कि लंबा चलेगा, जब तक दवा नहीं निकलती है या जब तक लोगों के माइंड में फियर नहीं जाता, तब तक ये माजरा चलने वाला है। और हमें मोटा मोटी ऐसा लगता है कि ये दिवाली या दिवाली के आसपास क्रिसमस तक ये इम्पैक्ट रहेगा। और जो स्टॉक मार्केट का जो अगला दौर है गिरावट का, वो कभी भी शुरू हो सकता है और मार्केट वापस 7,500 या उसके आसपास मार्केट वापस आके एक बार विश्राम ले सकता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में अभी 9,900 के आसपास जब निफ्टी है, तो उसमें काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उल्टा माल बेचना चाहिए, लिक्विडिटी रेज करनी चाहिए, पैसा थोड़ा आपके पास रखना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम और खराब आया तो आपके पास पैसा होगा, वही काम आएगा, क्योंकि तभी आप एसेट बेच नहीं पाओगे, क्योंकि स्टॉक्स इतने नीचे दाम होंगे तो बेचने में मजा नहीं होगा। तो ये एक मोटा मोटी आकलन है। वॉरेन बफेट जो दुनिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, सब उनसे मानते हैं, उन्होंने माल लेने के बजाय में माल खरीदा है और उनके पास $120 बिलियन का $120 बिलियन पड़ा था बैंक में, और अभी उन्होंने 6-7 या 8-10 बिलियन डॉलर का मार्च फॉल में उल्टा और माल बेचा है उन्होंने। तो ये बड़े इन्वेस्टर की ये कहानी है। भारत में भी बड़े बड़े इन्वेस्टर कोई भी कमिट नहीं कर रहे हैं अभी कि हम पैसा इन्वेस्ट करें, वो सब वेट एंड वॉच मोड में है। भारत सरकार किस तरीके का स्टिमुलस देगी,
देगी, कितना परसेंट देगी। कई सारे देशों ने तो 10 to 15% ऑफ जीडीपी का स्टिमुलस दिया है, और हमने तो अभी तक जो थोड़ा बहुत किया है वो खाली 1 मैक्सिमम 2% है। भारत सरकार की लिमिटेशन भी बहुत है, वो शायद कितना दे पाएंगे पता नहीं, मगर काफी सारे फैक्टर है दोस्तों मार्केट में अभी। तो तेजी ना करें, मंदी की आगे और आने की संभावना है, तो आप सुरक्षित रहे, पैसा अपने पास रखिए, इन्वेस्ट मत कीजिए, और अगर चाहिए तो पैसा अब इस भाव से मार्केट में से थोड़ा निकाल भी सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आगे टाइम हो सकता है खराब आए, अच्छा आ भी सकता है टाइम, अगर गवर्नमेंट ने और सेंट्रल बैंक ने भारत की और विश्व ने अगर अच्छी तरीके से मैनेज किया, अग्रेसिवली, अगर MSMEs और छोटे मझोले जो बिजनेसमैन है अगर उनको सही तरीके से रियायतें दी, तब जाके कुछ हो सकता है। अदरवाइज अभी हाल फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, मगर होप फॉर द बेस्ट कि अगर कुछ सरकार करे तो आपको दोनों सिनेरियो ध्यान में रखने चाहिए। अगर ये लंबा चला तो तकलीफ आने वाली है, अगर ये खत्म हो गया लॉकडाउन और धीरे धीरे हम नॉर्मल में आते हैं तो शायद उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। उमेश जी, आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं कि ये अवस्था में क्या हमारा देश फिनेंशियल इमरजेंसी की ओर बढ़ने के चांसेस है, जो आर्टिकल 360 कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो 1947 से आज तक हमारे देश में आई नहीं है, तो क्या वो होने की संभावना है? देखिए, अगर ये बीमारी अगर कंट्रोल में नहीं आई तब तो शक्यता काफी ज्यादा है, क्योंकि इवेंचुअली ये लॉकडाउन, स्लो डाउन के कारण इकोनॉमी रुक गई है। अगर इकोनॉमी रुक गई है तो ऑब्वियसली फाइनेंस पे तो इम्पैक्ट आएगा, कामकाज पे इम्पैक्ट आएगा, लोगों का नुकसान होगा, तो इमरजेंसी आ सकती है, चांसेस है, मगर अभी फिंगर्स क्रॉस्ड है। इस तरीके से ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में लोग कैसे टैकल करते हैं, दवाइयाँ कैसी बनती है, उसके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है। जी। दूसरा उमेश जी, जैसे हम देखते हैं कि आजकल जो MSME हो गए या फिर बैंकिंग सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट हो गया, NBFC हो गया, कि जो कोर सेक्टर्स कहलाते हैं अगर इकोनॉमिक सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे देश में ये सभी सेक्टर्स बहुत ही क्रिटिकल अवस्था में चल रहे थे। अब जो आने वाला जो वक्त है, क्या वो गवर्नमेंट पॉलिसी की तरफ से माइग्रेंट्स या एक सिटीजन की तौर से क्या उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आएगा, और सेल्फ सफिशिएंट विलेज पॉलिसी पे क्या हम मूव करेंगे, जैसे कि ग्रीन इकोनॉमी टाइप? देखिए, ये पॉलिसी डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट के हाथ में है। एक दूसरा, हम ये इस दौर से किस तरीके से निकल रहे हैं और आगे कितना कठिन समय आएगा, तब जाके जब ठहर जाएगा तब जाके लोग नई दुनिया, जो वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं, इसके बाद जो आएगा तब जाके उसमें कई सारे सुझाव, प्रावधान, अलग अलग ऑप्शंस होंगे। उसके दौरान वो जब गवर्नमेंट जो बेस्ट इंटरेस्ट में सोचेगी वो हो सकता है। मगर एक बात पक्की है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इतना बड़ा परिवर्तन आया, जैसे कि तभी उसके पहले पूरे वर्ल्ड में कहीं भी लेडीज या फीमेल बाहर नौकरी या कामकाज के विषय में कभी नहीं जाते थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये परमानेंट चेंज आया। इसी प्रकार वर्ल्ड वॉर 2 में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन या मैकेनाइजेशन, ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अभी भी शायद वर्ल्ड वॉर तो नहीं है, मगर लोग इसको नाम तो दे ही रहे हैं कि भाई भयंकर वैश्विक बीमारी है, तो इसके बाद भी परिवर्तन आने वाला है। कहीं ना कहीं तो बनी रही है। करेक्ट। तो किस तरीके से परिवर्तन आएगा वो देखेंगे, मगर आएगा परिवर्तन अवश्य। जी बिल्कुल। उमेश जी, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ कि हमारे देश में ज्यादातर जो इन्वेस्टर होता है एक आम आदमी होता है, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा रखता है बैंक में रखता है, क्योंकि उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसका ब्याज मिलता है, या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है, शेयर मार्केट में करता है। बैंकिंग सेक्टर की अभी कुछ वर्षों से हालत देखी जाए तो NPS के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत गंदी हालत हो चुकी है, और अभी ये इस कोरोना के इफेक्ट से ये NPS काफी बढ़ेंगे, और आए दिन हम देखते हैं कि ये बैंक उठ गई, वो बैंक उठ गई, और गवर्नमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग आपका पैसा 5 लाख तक का ही सीमित होता है। पहले ये 1 लाख की लिमिट थी, लेकिन इस बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 5 लाख किया है। तो उसका पैसा सेफ कैसे है? एक सिटीजन अपने आप को कहाँ सेफ माने कि मुझे ROI कहाँ अच्छा मिलेगा? देखिए, अभी जब क्राइसिस और जब रिसेशन या डिप्रेशन की जब बात है, तो सबसे पहला पैसा सेफ है बैंक अकाउंट में। भारत सरकार की बैंक है, उसमें पैसा सेफ है, पैसा उसी में रखना चाहिए, ना कि कोई एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करे। दूसरा, थोड़ा बहुत गोल्ड में भी वो रख सकते हैं एज अ फिजिकल गोल्ड, अगर उनको कंफर्टेबल है तो, क्योंकि गोल्ड इज ऑल्सो एसेट। शायद उनको इस समय में एक प्रोटेक्शन, एक कॉन्फिडेंस या एक
एक अच्छा लगेगा कि भाई मेरा पैसा गोल्ड में है। बाकी कोई एसेट्स में, स्टॉक्स में या कमोडिटी में काफी रिस्की है, और आगे जब टाइम समय खराब आया तो ये सब शेयर्स जो एसेट प्राइस है नीचे आ सकते हैं। तो बेस्ट इज लिक्विड या कैश। कैश इज ऑल्सो एन एसेट। मतलब लोग खाली ऐसे समझते हैं कि भाई मेरे पास शेयर्स है, रियल एस्टेट है तो वही एसेट है। नहीं, पैसा वो भी अपने आप में एसेट है। तो जब मंदी का जब टाइम होता है तो ये जो पैसा कैश है, जिसको हम बैंक में बैलेंस कहते हैं, की वैल्यू भी बढ़ती है। तो पैसा उसी में रखिए। और 5 लाख की जैसे लिमिट है, तो आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप 2-3 अकाउंट, बैंक अकाउंट में पैसा रखिए, तो वो 5-5 लाख आपके वैसे कवर हो सकते हैं। जी बिल्कुल। उमेश जी, आपने जैसे कि बात बताया, अभी मंदी के दौर में जो मिडिल क्लास वर्ग हो गया या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हो गई, उनके पास जो सेविंग्स रहती है अभी वो उसी में सरवाइव कर रही है। 40 दिन तो हम इस लॉकडाउन में बीत गए और अभी भी ये 1-1.5 महीना रहे ऐसी पूरी संभावना दिख तो रही है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे वक्त में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट आया कि जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट है उसमें से भी 7,000 करोड़ लोगों ने उठा लिए हैं। उनकी सेविंग्स धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो बैंकों के पास फिर लिक्विडिटी के नाम पे बचेगा क्या? देखिए, ऐसा है कि जब क्राइसिस आएगी तो परेशानी तो सबको होने वाली है। और इसमें हर एक जन, बड़ा आदमी, छोटा आदमी, सब कठिनाई और परेशानी से गुजरने वाला है। इसमें जो खर्चा कम करेगा, जिसके पास जो थ्रिफ्टी हम जिसे कहते हैं, अगर वो रहेगा तो आदमी वो सरवाइव होने के चांस ज्यादा है और वो अच्छे दिन देख पाएंगे। अगर वो डेट में है, अगर वो काफी ज्यादा रिस्क लेते हैं और जल्दी से, मतलब इम्पेशेंटली अगर काम करते हैं, तो फिर परेशानी हो सकती है। तो उनको वेट एंड वॉच रखना चाहिए, कुछ ज्यादा अग्रेसिव रिस्क लेनी नहीं चाहिए, और सर्वाइवल मोड पे उनको जाना चाहिए। जी, यानी कि जैसे हमको सिखाया जाता था कि संतोषी नर सदा सुखी, तो अभी हमें संतोष रखना सीखना होगा कहीं ना कहीं अपने भीतर और अपने समाज में। जिंदा रहना है बस, उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या ग्रोथ और क्या पॉसिबिलिटी रहेगी। सही बात है। उमेश जी, जैसे कि शेयर मार्केट अभी डाउन हुआ है और वर्ल्ड लेवल पे जो बड़ी बड़ी पावर्स है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर यूएस हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये सारी कंट्रीज अभी चाइना को लेके एक बहुत बेरुखा सा एक उनका व्यवहार हुआ है। जापान गवर्नमेंट ने तो बाकायदा वहां के कॉर्पोरेट्स को $2.2 बिलियन भी सप्लाई किए हैं कि भाई आप यहाँ से चाइना से मूव ऑन करो और कहीं और जाओ। तो बाहर कहीं जाएगा तो उसके लिए जो दूसरी अल्टरनेटिव कंट्रीज, उसमें इंडिया भी एक ऑप्शन आता है, लेकिन वियतनाम, इंडोनेशिया, ये भी एक हमारे कॉम्पिटिटिव अल्टरनेटिव्स हैं। तो क्या आने वाले समय में ये इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आने के चांसेस हैं, और अगर हैं तो शेयर मार्केट और ये क्या इम्प्रूव होगा उससे? जी, देखिए, ऐसा है कि चाइना के कारण इंडिया में अपॉर्चुनिटी तो आएगी। किस हद तक भारत सरकार अपनी पॉलिसी में फेरबदल करते हैं, उमेश जी, और आप सुन पा रहे हैं? हाँ, भारत सरकार किस तरीके से पॉलिसी फेरबदल करेगी और वो अट्रैक्ट कर पाएंगी, वो एक काफी सारा इफ एंड बट वाला मामला काफी है। बट होपफुली यस, भारत को बिजनेस मिलेगा। इंक्रीमेंटली नहीं, शायद कुछ ज्यादा ही अच्छा एक्सपेक्टेशन लोगों को रखना चाहिए। पैसा मिलेगा उनको, इंडस्ट्री भी आएगी, मगर ज्यादा होप और एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि उस बेसिस पर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी अच्छी है और आज की तारीख में अगर वैल्यूएशन अगर अच्छी है और आपको लगे कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है, भले 10-20-25% स्टॉक प्राइस अगर नीचे जाए, आपको वो 5 ईयर लॉन्ग टर्म, 7 ईयर लॉन्ग टर्म विजन है, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ना कि भाई चाइना से बिजनेस आएगा तो इस कंपनी को ज्यादा फायदा होगा, उस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जी। और अभी हमने जैसे कि देखा, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड की भी इस तरह से डेप्ट होने लगा है, और काफी लोगों के जो मिडिल क्लास एम्प्लॉइज जितने रहते हैं वो ज्यादातर अपना पैसा म्यूचुअल फंड में काफी वर्षों से देखा गया है कि बहुत अच्छा ऑप्शन माना गया है एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो आने वाले वक्त में उनको क्या पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, या उनको पैसा टेक ओवर कर लेना चाहिए इस सिचुएशन में? इसमें दो चीजें, अगर उनको लगे कि भाई मुझे पैसा अभी नहीं तो 2 महीने बाद, और क्राइसिस लंबा चला तो मुझे पैसा कहीं ना कहीं तो चाहिए और मुझे ये यूनिट बेच के या पैसा विड्रॉ रिडेम्पशन करना पड़ेगा, तो मेरी राय है आप वो अभी कर लो, तुरंत कर लो। क्योंकि आगे जैसे जैसे टाइम आ रहा है वैसे वैसे परिस्थिति खराब हो सकती है और लिक्विडिटी और टाइट हो सकती है, तो डेट फंड से पैसा निकालना और मुश्किल काम हो जाएगा।
इक्विटी फंड में भी ऐसे देखो तो 5 साल पहले अगर इन्वेस्ट किया है तो आज की तारीख में पैसा वहां का वहीं पड़ा है, पैसा बढ़ा भी नहीं और गिरा भी नहीं। तो इक्विटी से भी पैसा इवेंचुअली जब क्राइसिस आएगा तो स्टॉक मार्केट नीचे जाएंगे। तो उनको वही है कि अगर पैसे की जरूरत उनको लगता है मुझे पड़ेगी 2, 3, 6 महीने में, तो आप रिडेम्पशन कर लीजिए। अगर पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी या उनका इतना व्यवसाय है या जॉब चल रहा है या शायद उतनी लिक्विडिटी है, तो फिर रहने देना चाहिए। क्योंकि अगर टर्न अराउंड आ गया मार्केट में और सरकारें और सेंट्रल बैंक्स ने अगर सही तरीके से काम किया, तो हो सकता है कि मार्केट वापस नीचे न भी आए इतना और धीरे धीरे वापस सुधरते लगे। तो ऑप्शंस दोनों ओपन है। यूएस ने तो $2 ट्रिलियन का स्टिमुलस दिया है, तो $2 ट्रिलियन बहुत बड़ी रकम है। और ये पैसा अगर भारत में आना शुरू हो जाएगा तो अब स्टॉक मार्केट में बढ़ेगा ही, क्योंकि डिमांड और सप्लाई है। अगर डिमांड आएगी स्टॉक्स की, सबको खरीदना है, तो शेयर बाजार ऊपर जाएगा। भले ग्राउंड लेवल पे अभी भी कठिनाई हो सकती है, परेशानी भी रह सकती है, मगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा सकता है। इसलिए आप अगर उनकी जरूरत है पैसे की तो ही निकाले, वरना फिर रहने दें। जी बिल्कुल उमेश जी, आपने बहुत सही कहा। $2 ट्रिलियन की अगर वो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एज अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारा जीडीपी जो वैल्यू $2.9 ट्रिलियन है, तो हम सोच सकते हैं कि $2.9 ट्रिलियन अभी जहां हम हैं वहां $2 ट्रिलियन और आएगा, तो वो हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी है, चैलेंज भी है, और बहुत सी चीजें भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है। लेकिन आपने इन सारी बातों पे बहुत अच्छे से हमें एक नॉलेज शेयर किया, और आने वाले पर्सपेक्टिव में कैसे एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या एक कैपेबल पर्सन वो उसको किस तरह से आगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखना चाहिए, आपने बहुत अच्छे से समझाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शक मित्रों का भी बहुत बहुत उनकी तरफ से भी आपको आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया। और बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। आप सभी दर्शक मित्र घर पे रहें, स्वस्थ रहें, और हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद, थैंक यू।